जय हिंद। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में समझेंगे। मौर्य साम्राज्य कैसे बना, बनने के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए, सब कुछ को हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, मौर्य एक साम्राज्य है, ना कि वंश है। ठीक है, मैं इसे मौर्य वंश भी तो कह सकता था। अब वंश और साम्राज्य के अंदर एक बड़ा अंतर होता है। जब मैं आपको मगध समझा रहा था, मगध, तो उसमें 3 वंशों ने उसके ऊपर राज्य चलाया, अपना शासन किया मगध के ऊपर। तो मगध एक साम्राज्य था, उसके ऊपर हर्यक, नंदवंश तथा शिशुनाग वंश, इन तीनों वंश ने शासन किया। पर जो मौर्य है ये एक साम्राज्य है, एक एम्पायर है। यानी कि अब आप जब पढ़ेंगे तो बिहार को आप मगध की धरती नहीं कहेंगे, आप उसे कहेंगे मौर्य साम्राज्य की धरती। चलिए अब इसको समझते हैं। बात है 326 ईसा पूर्व की। ईसा पूर्व उम्मीद है सब लोग समझते होंगे। ईसा देखिए, इसको इंग्लिश में हम एडी कहते हैं या कॉमन एरा कहते हैं। कॉमन एरा या एडी भी कह लेते हैं इसे। और ईसा के पूर्व को हिंदी में तो ईसा पूर्व कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे इब्बू कहते हैं, और इंग्लिश में बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या था? कॉमन एरा को आप क्रिश्चियन एरा भी कह सकते हैं, यानी कि सीई का फुल फॉर्म है क्रिश्चियन एरा। देखिए, जब एक ईसा जब आया, ईसा से आपको समझ में आ रहा है, ईसा मसीह की बात हो रही है, जो सन ऑफ गॉड है क्रिश्चियन मान्यता के हिसाब से। जो ईसा मसीह हैं उनका एक साल को, अभी ये 2000 कितना चल रहा है, 24 चल रहा है, ये 2024 भी 1 2 3 से शुरू हुआ है। तो जब ये 2024 का एक था तो उस दिन हुआ एक ईसा, और इस एक ईसा के अंदर जो क्रिश्चियन धर्म था ये पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ था। मतलब उसी समय बना ये और धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था। और जैसे जैसे आप ईसा से पीछे जाएंगे वो ईसा पूर्व यानी कि बीसी हो जाएगा, और जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे जो नंबर्स रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे। और अगर आप देखिए, अभी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में आ रहा था, जबकि 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। अगर आप इतिहास समझ रहे हैं तो पहले 300 आएगा, उसके बाद 200 आएगा, उसके बाद 100 आएगा। मीन्स अगर आप इतिहास देख रहे हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। पर अगर आप इतिहास में जा रहे हैं तो असेंडिंग में जाएगा। कैसे जाएगा? असेंडिंग में जाएगा। तो बात है 326 ईसा पूर्व की, जब भारत में सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था। सिकंदर एक मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर के ऊपर एक भूत सवार था कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा। ठीक, उसके ऊपर उसको ऐसा लगता था कि वो पूरी दुनिया को जीत लेगा, और अगर उसको चाणक्य न मिले होते तो वो ये काम को करने में सक्षम हो भी गया होता। पर चाणक्य की नीति ही ऐसी थी कि वो किसी को अपने सामने चलने नहीं देते थे। एक बहुत बड़े कवि हुए सर्वेश्वर सक्सेना, उन्होंने सिकंदर के ऊपर लिखा कि याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे। अब यदि कोई मर जाता है तो अपनी धर्म, धन, संपत्ति, जितने भी चीज़ें वो पृथ्वी पर छोड़ के जाता है। और देखिए, मायने ये रखता है कि कोई आदमी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद कितनी धन दौलत है कुछ खास ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व के अंदर भारत में आया था। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मतलब अपने वीडियो के टाइटल में लिख के रखेंगे, क्यों नहीं आ पाया था भारत सिकंदर में। आप कहेंगे हम तो बकलोल हैं, हम बता रहे हैं कि भारत के अंदर आया था। पर उस समय ये भारत ना होकर पाकिस्तान की भूमि, पीओके, बांग्लादेश, म्यांमार,
नेपाल, भूटान, ये सारे जो देश हैं ये भारत के अंदर हुआ करते थे और इसी को हम कहते थे अखंड भारत। क्या कहते थे? अखंड भारत। ये अखंड भारत कैसे टूटा, इसके ऊपर कभी अलग एक वीडियो मैं बनाऊंगा। अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, 1-2 वीडियो में कवर हो जाएगा। तो जब सिकंदर भारत आया तो ये पाक की भूमि में था। कहाँ की भूमि में? पाक की भूमि में था, मीन्स पाकिस्तान की भूमि में था। और भारत और पाकिस्तान की भूमि के जो पार्टीशन है, उस समय एक नदी बहती थी, व्यास नदी। और व्यास नदी को अगर सिकंदर डाक करके आगे भारत की ओर आता तो आप बहुत आराम से कह सकते थे कि जो भारत था, जो सिकंदर था, वो भारत की मुख्य भूमि पर आया था, पर वो व्यास नदी पार नहीं कर पाया था। जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आ रहा था तब मगध का राजा था धनानंद, और जितना भी नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट था वो मगध के साम्राज्य के अंदर आ जाता था। तो जैसे ही व्यास नदी को सिकंदर पार करता वो मगध की भूमि में पहुंच जाता, और उस समय था धनानंद शासक। और जहाँ पे देखिए जो सिकंदर था वो एक एक करके आगे आ रहा था। मतलब अब एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आप बम्बई में खड़े हैं और आपको दिल्ली तक अपना साम्राज्य विस्तार करना है तो पहले बम्बई से आगे जाएंगे, सूरत के राजाओं को हराएंगे, फिर उनको अपने साथ साम्राज्य में मिला लेंगे, साम्राज्य थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद वडोदरा पहुँचेंगे, उसके बाद कोटा, भरूच, अहमदाबाद, ये सब पहुँचते हुए आगे जाएंगे दिल्ली की ओर। पहले फिर मथुरा भी आएगा, आगरा भी आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो साम्राज्य है वो और बहुत सारे राजाओं से मिलकर के बड़ा होते जा रहा है। उसी प्रकार सिकंदर का भी था। जब सिकंदर पहले पाक की भूमि में था तो उसको एक राजा मिला, आम्भी। कौन सा राजा मिला? आम्भी मिला। हाँ, ये देखिए यहाँ आम्भी हम लिखे हैं। आम्भी के अंदर 2 समस्याएं थी। पहला, ये एक डरपोक शासक था और ज़्यादा इसको कुछ राज वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता था, कि मदिरा पी करके एकदम अपना व्यस्त होता था। और एक और राजा से सिकंदर की भेंट हुई थी, उसका नाम था पोरस। पोरस एक बहुत ज़्यादा योग्य शासक था और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई हमेशा लड़ता था। अब आम्भी के साथ जब सिकंदर की फौज मिली तो आम्भी पहले ही सिकंदर के सामने घुटने टेक के बोला, सम्राट, सम्राट हम नहीं लड़ सकते सम्राट। और वो अपना जो है कि समर्पण कर दिया, किसके सामने? सिकंदर के सामने। अब आम्बे ने बोला कि हम आपको खाने पीने का खर्चा आपका कराएंगे, आपकी जो सेना है उसको रहने की जगह देंगे, आगे अगर आप कभी युद्ध करेंगे तो उसके अंदर हम आपकी हेल्प भी करेंगे। आम्बे एकदम पगला गया था। और आम्बे यहीं नहीं रुका, उसने बोला कि एक पोरस शासक है और ये पोरस ना हमको परेशान करता है, इसको भी आप मार दो। तो सिकंदर की फौज के साथ आम्भी की भी फौज मिली और वो किसको मारने आ रही थी? पोरस को मारने आ रही थी। सिकंदर की फौज जो थी बहुत ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू पोरस की फौज में। तो अब पोरस का तो हारना निश्चित था और पोरस हार भी गया। जब पोरस रणभूमि में खड़ा था तो सिकंदर की फौज उसे सिकंदर के सामने घसीटते हुए लेके आई थी और सिकंदर ने उसे कहा था कि आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पर पोरस ने कहा था कि इस प्रकार की थूकी हुई ज़िंदगी नहीं चाहिए हमें, गला काट दो मेरा। सिकंदर इसकी बहादुरी देख के खुश हुआ और इसकी पत्नी भी आई थी रेक्सोना नाम की, ये भी बहुत खुश हो गई। अरे वाह, सिकंदर से भी बढ़िया लिखना, सिकंदर के सामने बोल रहा है थूकी हुई ज़िंदगी नहीं चाहिए। रेक्सोना एकदम पगला गई। अब सिकंदर को भी गुस्सा आ गया कि रेक्सोना पगला रही है। तो रेक्सोना को जो वहाँ के लोकल पीपल थे वो बताए कि ये जो भारत है ये देव की भूमि है, यहाँ पे रक्षाबंधन नाम का एक त्यौहार चलता है और उसके हिसाब से अगर आपने किसी के कलाई पे राखी बांधी तो आपका भाई हो जाता है। तो रेक्सोना ने पोरस व आम्भी को राखी बांधी। ठीक। अब मगध का राजा था धनानंद। जब चाणक्य ये सब देखे, अब चाणक्य कहाँ के थे?
वो गांधार के थे। कहाँ के थे? गांधार के थे। और गांधार का ही राजा आम्भी था। तो गांधार तो जो चाणक्य का था वो चला गया आम्भी द्वारा, और जो गांधार था उसके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था तक्षशिला। उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर थे चाणक्य। एक आपकी बात के लिए बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ। जब मेरा चैनल बस शुरू हुआ था उस समय भी मैंने ये वीडियो समझाई थी आपको, पर उसके अंदर क्वालिटी, आवाज़, सब कुछ एकदम से बेकार था। इसलिए एक बार फिर से इसी टॉपिक को मैं आपको समझा रहा हूँ। चाणक्य थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत ज़्यादा योग्य थे। इनको तो मैं बोलता हूँ कि राजा बन जाना चाहिए था। चंगेज खान की भूमि पूरा हड़प लिए होते, रशिया तक भारत का युद्ध होता, मतलब भारत की सीमाएं होती, तब हम अखंड भारत जो होता पूरा एशिया के ऊपर कब्जा किया होता। अब चाणक्य दौड़े चले गए धनानंद के पास। धनानंद कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में था। चाणक्य पाटलिपुत्र में गए धनानंद के सामने और उसको जाके कहे कि जो सिकंदर है वो अपनी पूरी बटालियन फोर्स के साथ आ रहा है, और अगर वो आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपका जो मगध का साम्राज्य इतना बड़ा है सब चूर चूर हो जाएगा। उस समय जो धनानंद था वो मदिरा पी करके नाच देख रहा था, और धनानंद मदिरे के नशे में था, अंड संड बोल रहा था। तो धनानंद ने चाणक्य को कहा ये कौन टकला आया है, और अपने सैनिकों द्वारा, अब देखिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो लोग शिखा बांधते हैं, चोटी बांधते हैं अपने सर पे, तो धनानंद ने चाणक्य की चोटी पकड़वा के उसको अपने राज्य के बाहर फेंकवा दिया था, और चाणक्य का बहुत अपमान हुआ था, और इस अपमान को चाणक्य सह नहीं पाए थे, और उन्होंने उसी समय धनानंद को एक श्राप दिया कि तुमने आज मेरी शिखा खोली है, इसको तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुमको इस धरती से उजाड़ ना दो। और ये बोल करके चाणक्य जा ही रहे थे, तब तक धनानंद बोला ये तो ब्राह्मण है, इसका श्राप दिया हुआ है, मतलब पूरा तो अवश्य होगा। तो धनानंद ने बोला कि चाणक्य को मरवा दो, फांसी पे चढ़ाओ उसको, फांसी पे। तो जैसे तैसे इसकी सैनिक चाणक्य को पकड़ रहे थे, तब तक एक गरीब लड़का जो कि फुटपाथ पे रहता था, मतलब आज का फुटपाथ, उस समय का जो रोड पे रहता था, जो एक दीन व्यक्ति था। दिन का अर्थ समझते हैं ना, वो सुबह वाला दिन नहीं, दिन, गरीब व्यक्ति था, और उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जाति से शूद्र था, जो सबसे निजी जात होती है। हालांकि मैं जात में कुछ खास भरोसा नहीं रखता, फिर भी चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये शूद्र था, और ये चाणक्य की सहायता करके उसको मौत के घाट जाने से बचा लिया, और फिर चाणक्य उसको अपने साथ अपने तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गया। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बताया कि हम यहाँ के प्रोफेसर हैं और हम तुमको यहाँ के राजा बनाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को और अच्छा लगा, राजा बनेगा वो। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बहुत सारी कूटनीति और हर प्रकार की शिक्षाएं दी, और इस शिक्षा देने की वजह से अब चंद्रगुप्त मौर्य हालांकि शूद्र था पर क्षत्रियों का भी क्षत्रिय था, एकदम वीर बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी श्रेणी में रहकर? चाणक्य के अंडर रहकर, चाणक्य की बातें सुनकर, और चाणक्य ने इसको पूरी दुनिया की नॉलेज पढ़ा दी थी। इतने बड़े प्रोफेसर थे चाणक्य। अब चाणक्य ने क्या बोला कि सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है, वो तो होता है मेंटल स्ट्रेस। तो व्यास नदी के उस पार यानी कि पाकिस्तान की ओर सिकंदर की सेना ठहरी हुई थी, और वो व्यास नदी के इस पार यानी कि भारत की ओर हमला करने का प्लानिंग कर रही थी। अब चाणक्य को देखिए कौतल्य भी कहते हैं, कौतल्य ही कहिएगा, कैवल्य गलती से भी मत कहिएगा, क्योंकि कैवल्य जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को कहते हैं, कैवल्य जैन धर्म में। पर चाणक्य का नाम क्या था? कौतल्य था, ठीक। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में भेजा, और व्यास नदी के पास एक सिकंदर का सैनिक आया पानी पीने के लिए, उसको जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने मार दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य
सिकंदर की सेना में सैनिकों को भेष में रहने लगा। एक एक करके वो क्या करता था, किसी एक दिन खाने में जहर मिला देता था। ऐसा जहर मिलाता था कि जो एक सेगमेंट होता है सेना का वो अंधा हो गया। कभी चेचक फैला दिया, कभी खजूर फैला दिया। और उसके बाद जो सिकंदर था ये तो गांधार को क्योंकि जीत चुका था, तो गांधार के जितने भी हिस्से हैं ये सिकंदर के अंदर आते थे। तो सिकंदर गया चाणक्य के पास। सोच रहे हैं, दुश्मन भी चाणक्य के पास आते थे शिक्षा लेने के लिए। अब चाणक्य से पूछा कि क्या वहाँ पे अभी हमला करना सही है, उचित है, और अगर सही है तो किस प्रकार हमला करूँ मैं। इस प्रकार की शिक्षा लेने गया चाणक्य के पास, क्योंकि चाणक्य उस समय पूरी दुनिया में फेमस थे। तो चाणक्य ने कहा कि गलती से भी व्यास नदी को पार करके भारत प्रांत की ओर हमला करने की न सोचना, क्योंकि वहाँ पे देव भूमि है, वो वहाँ पे देवों का निवास होता है। अगर तुम वहाँ पे हमला करने के मूड में गए तो देवों की पकड़ इतनी अच्छी है कि वो तुम्हारी सेना को मार डालेंगे, और अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो भी तुम्हारी जो सेना है व्यास नदी के इस पार भी गंभीर रूप से किसी प्रकार के घायल हो सकती है, उसके अंदर बीमारी फैल सकती है। और अब बीमारी कौन फैला रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य फैला रहा था। और कुछ कुछ दिनों बाद ऐसे कोई सेगमेंट बीमार पड़ जाता था, किसी को अचानक से डायरिया हो जाता था, मर जाता था। और सिकंदर की सेना में नेगेटिविटी फैल गई। नेगेटिविटी इतनी बेकार फैली कि सिकंदर की सेना उसके सामने घुटने टेक दी कि अब आगे हम जो है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे, बस यहीं पे हो गया, अब यहाँ से लौटा जाए। और चाणक्य की नीति सफल हुई, वो सिकंदर को वापस भेजने में सक्षम हुए। 323 ईसा पूर्व में गांधार से वापस उसके मैसिडोनिया जाने में सिकंदर की मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? बेबीलोन में हो गई। ठीक, ये डायरिया की वजह से सिकंदर मरा था। अब सिकंदर था ना, इसका एक घोड़ा था, बहुत ज़्यादा वफादार था। सिकंदर का एक लौता ऐसा घोड़ा था कि उसको किसी भी प्रकार का कोई भी लगाम नहीं था। हमारे यहाँ जो घोड़ा होता है ना, उसको ऐसे वो पहनाना पड़ता है ताकि इधर उधर ना देखे, एकदम सीधा देखे। पता चला वहाँ कोई घोड़ी देख लिया तो उधर चला जाएगा इसलिए। पर सिकंदर की जो सेना थी ना, सिकंदर का जो घोड़ा था उसको किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं था। सिकंदर बोलता था बाएं मुड़ जाओ, वो बाएं मुड़ जाता था। उसका नाम था बुके फराल। क्या नाम था? बुके फराल था। और इस बुके फराल को सिकंदर के प्रति इमोशंस भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए जब सिकंदर मरा था तो बुके फराल खाना पीना छोड़ दिया, एकदम अकेला अकेला सा रहने लगा और भुखमरी के कारण बेचारा मर गया। ऐसा होता है एक वफादार घोड़ा, और इसी प्रकार के सारे सैनिक भी होने चाहिए। तभी तो सिकंदर जो था पूरी दुनिया को जीत लेने का एम रखा था। और सच बताऊं तो अगर चाणक्य नहीं होता तो वो सच में जीत लिया होता। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो सच में जीत लिया होता पूरी दुनिया को। अभी इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ा जो साम्राज्य है पूरे इतिहास में वो किसका था? चंगेज खान था, गेंगिस खान। चंगेज खान कोई मुसलमान शासक नहीं था, वो बुद्ध धर्म का था। कौन से धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। अब जो सिकंदर था इसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब ये सेनापति था। जैसे ही सिकंदर मरा, ये बोला ठीक है अब सिकंदर तो मर गया, अब उसका उत्तराधिकारी मैं बनूंगा। उत्तराधिकारी का मतलब होता है कोई राजा है वो मर गया, उसके बाद जो शासक करेगा उसे हम कहते हैं उत्तराधिकारी। तो सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सेल्यूकस निकेटर हुआ। और इस सेल्यूकस निकेटर को मालूम था कि जो व्यास नदी के उस पार का प्रांत है वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी दैवीय प्रकोप नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये चारवाक दर्शन का शिक्षक था, मतलब स्टूडेंट था। चारवाक दर्शन समझते हैं ना आप लोग? उसके हिसाब से जो अपशगुन शगुन होता है ये, और पुनर्जन्म की स्थिति होती है, प्रेत, ये सब एकदम बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। चारवाक दर्शन का एक ही सिद्धांत है, मस्त मौला रहो एकदम। और अगर आप एकदम जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो चारवाक दर्शन के लिखे हुए पर चलिए, बहुत खुश रहेंगे आप जीवन में। अब सेल्यूकस निकेटर का ना
मेन शक्ति था हाथी। क्या था? हाथी था। और इसको अपने हाथी पे गुरूर था कि हाथी के सामने तो कोई टिकेगा ही नहीं। हाथी इतना बड़ा है, किसी को कुचल दिया तो जगह पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो सेल्यूकस निकेटर बोला, जब हम सिकंदर के अंदर में थे तब तो सिकंदर माना नहीं, व्यास नदी के उस पर गया नहीं, पर हम सेल्यूकस निकेटर अब राजा हैं और व्यास नदी के उस पार जाएंगे, मगध के ऊपर आक्रमण करेंगे, मगध की भूमि को जीतेंगे। ये था सेल्यूकस निकेटर का कहना। अब सेल्यूकस निकेटर निकल पड़ा किसकी ओर? मगध की ओर। जब ये मगध की ओर निकला तो जैसे जैसे आगे बढ़ा और जैसे जैसे चाणक्य को पता चला कि कौन आ रहा है, उधर से सिकंदर आ रहा है, और जब ये सेल्यूकस निकेटर का ऐसा हो रहा था, जब बेबीलोन में उसकी मृत्यु हुई, तो चाणक्य का एक और उनका श्राप था, किसके ऊपर? धनानंद के ऊपर, कि तुमको पृथ्वी पे से उजाड़ना है और ये कभी झूठ तो बोलेंगे नहीं। तो इन्हीं का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य गया धनानंद के पास, उसकी हत्या किया और मगध के ऊपर अपना साम्राज्य बनाया। और इसकी हेल्प कर रहे थे चाणक्य, स्वयं चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प कर रहे थे। कोई भी छोटा बड़ा काम करने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सलाह लेते थे। जैसे सेल्यूकस निकेटर मगध की ओर आया तो चंद्रगुप्त मौर्य फिर से पूछने गए चाणक्य के पास कि क्या करें आप। तो चाणक्य ने कहा कि आप पाटलिपुत्र के प्रांत की ओर जाओ, एकदम मतलब ईस्ट साइड में चले जाओ। और जैसे जैसे सेल्यूकस निकेटर की सेना आगे आएगी, बारिश का मौसम आ जाएगा, क्योंकि ये लोग हाथी लेके आए हैं। बारिश में हाथी किसी काम के नहीं आएंगे और आप युद्ध आराम से जीत लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एकदम उसी प्रकार से किया। वो पाटलिपुत्र प्रांत की ओर चले गए और जैसे जैसे सेल्यूकस की सेना आगे आई, माफ़ कीजिएगा, जैसे जैसे सेल्यूकस निकेटर की सेना आगे आई, बारिश का मौसम आ गया और बिहार, यूपी, यहाँ पे जो नदियाँ होती है वो बारिश में समंदर बन जाती है। ठीक, तो अभी इनका जो हाथी था ये तो चलता नहीं, और सेल्यूकस निकेटर का मेन उद्देश्य ही यही था कि अगर हम मगध के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो हमको हाथी चाहिए। हाथी क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट होता था, हाथी ऊंचा होता था तो आप दूर तक देख सकते हैं, और हाथी काफ़ी विशालकाय होता था तो उसके ऊपर छोटे बहुत तीर बाढ़ के से कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो इसलिए हाथी अच्छे होते थे। अब सेल्यूकस आया किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। युद्ध शुरू हुआ, बारिश हो रही थी, सिकंदर की सेना के हाथी फिसल के गिर जा रहे थे, और हाथी अगर एक बार गिर गया तो उठ तो पाएगा नहीं। मान लीजिए कोई मोटा व्यक्ति है या मोटी औरत है, अगर वो एक बार गिर गई तो क्या उठेगी? नहीं उठेगी, मतलब झटके में तो नहीं उठ सकती आराम से। और हाथी तो और विशालकाय होते हैं, वो कैसे उठेंगे? तो सेल्यूकस के पास महज कुछ 100-150 सैनिक बचे थे और सेल्यूकस को अपनी मृत्यु सामने दिख रही थी। सेल्यूकस अपनी बेटी को भी लेके आता, कार्नेलिया। जिस प्रकार सिकंदर अपनी बीवी रेक्सोना को लेकर के घूम रहा था, सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी कार्नेलिया को लेकर के घूम रहा था। और कार्नेलिया उस समय की विश्व सुंदरी थी, सबसे सुंदर थी कार्नेलिया। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आगे पहुंचा, कार्नेलिया को दिख लिया। जिस प्रकार कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था, उसी प्रकार कार्नेलिया को देखने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का दिल पिघल गया। उसको मतलब आय हाय देख के मज़ा आ गया कार्नेलिया को। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने शस्त्र त्याग दिए, बोले कि कार्नेलिया आप हमसे विवाह करोगी और हम आपके पिता सेल्यूकस की जो मृत्यु शामत आई है उसे हम बख्श देंगे। सेल्यूकस बोला हाँ बेटा कर ले, शादी कर ले, हमको जिंदा रहना है अभी। तो कार्नेलिया के किसके साथ विवाह हुआ? किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य क्या कह लिए थे मालूम है? पाकिस्तान और पूरा का पूरा अफगानिस्तान। इतिहास गवाह है जो बिहारी होते हैं बहुत ज़्यादा दहेज लेते हैं। पाकिस्तान
और अफगानिस्तान कम दहेज थोड़ी होता है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए तो सेल्यूकस ने सोचा कि हम तो मतलब उद्देश्य हमारा ये था कि हमको हमला करना है मगध के ऊपर। हमला तो हुआ नहीं, रेक्सोना कार्नेलिया को वहाँ देके आ गए। तो क्या कार्नेलिया की इज्जत, उसका खान पान ठीक से चंद्रगुप्त मौर्य देख रहा होगा? तो ये सब चीज़ें देखने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा। उसका नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज दिन दिन की खबरें सेल्यूकस निकेटर को देता था, बताता था कि जो कार्नेलिया है एकदम खुशहाल ज़िंदगी जी रही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेगस्थनीज यहीं पे मगध में रहते हुए अपनी एक पुस्तक लिखा है, इंडिका। तो मौर्य साम्राज्य की जितनी भी जानकारी है हमको इंडिका पुस्तक से मिलती है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने पूछा, किसको पूछा? कार्नेलिया को पूछा कि तुम्हारे पिताजी हमारे ऊपर आक्रमण करने आए थे, क्या उनको भी सिकंदर जैसा भूत सवार था कि पूरी दुनिया को जीतना है? तो कार्नेलिया ने बोला नहीं, उनको हाथी चाहिए थे। उनको हाथी एक पॉजिटिव पॉइंट लगता था, इसलिए वो मगध में हाथी के लिए आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला अच्छा, तो हम 500 हाथी उनको उपहार में देते हैं, क्योंकि इन्होंने दहेज भी तो दबा के लिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरा का पूरा लिए थे। आपको समझ में आ रहा है ना? अब हम समझें कि मौर्य वंश, इसी प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए जो मौर्य साम्राज्य उसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस एक थोड़ा सा भाग बाकी है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी मृत्यु कैसे हुई? देखिए, इनको किसी ऋषि ने जैन धर्म की शिक्षा दे दी और चंद्रगुप्त मौर्य को बताया, इतना लड़ाई झड़ाई किए, कुछ नहीं हुआ, बस दहेज में पाकिस्तान अफगानिस्तान लिए, क्या हुआ इसमें? तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले हाँ ये तो सही बात है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया, ये कहकर कि जो हमारा जीवन का अंतिम भाग है वो हम शांति से जीना चाहते हैं, हम अब इसमें मारधाड़ नहीं करना चाहते। और चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के पर्वत पर जाके भूखा मर गया। बिना खाए मर गया। कौन? मौर्य साम्राज्य का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य बिना खाए कर्नाटक के एक पर्वत पर जाके मर गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार था। और मगध के पहले राजा का नाम क्या था? बिंबिसार था। उसका क्या था? बिंबिसार। और इसका नाम क्या है? बिंदुसार। ठीक है, इसमें बिंदु लगा है और उसमें बिंबी था। क्या था? बिंबी था। बिंदुसार ने कोई खास युद्ध नहीं लड़ा अपने जीवन में, कोई इसी प्रकार का कोई अंकित युद्ध नहीं था। हाँ, पर एक चीज़ आती है कि जो बिंदुसार था इसके 2 बेटे थे। पहला था अशोक, दूसरा था सुसीम। सुसीम। तो बिंदुसार ने देखा कि अशोक को क्या किया, अवंती का राज्य दे दिया, वो वहाँ का राजकुमार बन गया। और सुसीम को कश्मीर का भाग दिया। जो बिंदुसार था वो अशोक से ज़्यादा खुश रहता था, क्योंकि अशोक साम्राज्य विस्तार के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था। और अवंती के राज्य के अंदर जब तक अशोक था, हालांकि जब तक मगध का साम्राज्य अशोक के हाथों था, अवंती या किसी भी स्टेट में किसी प्रकार का कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पर कश्मीर कहाँ पीछे रहेगा? कश्मीर के लोग को चैन नहीं मिलता है। जब सुसीम वहाँ के राजकुमार थे तो कश्मीर के अंदर विद्रोह हो गया। ये विद्रोह हुआ कि वी वॉन्ट आवर नेशन, हमको अपना राज्य चाहिए, मगध के अंदर हमको नहीं रहना है, मतलब मौर्य साम्राज्य के अंदर हमको नहीं रहना है। तो सुसीम को कश्मीर वाले लोग पकड़ के थूर दिए, बहुत मार मारे, बेचारे को एकदम पूरा रद्द कर दिए थे। तो सुसीम किसके पास आया? बिंदुसार के पास आया, अपने पिताजी के पास। बोला बहुत मारे यार हमको। तो बिंदुसार ने अशोक से संपर्क किया कि कश्मीर के अंदर एक विद्रोह हुआ है, क्या तुम उसे दबा सकते हो? क्या विद्रोह को शांत कर सकते हो? तो अशोक ने कहा हाँ बिल्कुल।
तो अशोक गया कश्मीर, और कश्मीर का जो विद्रोह था उसको बहुत ही आसानी से दबा करके आ गया, विद्रोह एकदम समाप्त हो गया। उसके बाद जब अशोक जब बिंदुसार के पास आया तो बिंदुसार को कहा कि जो विद्रोह था एकदम पूरी प्रकार से दब गया है, अब किसी प्रकार का कोई विद्रोह करने के लिए है नहीं वहाँ पे, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कोई दूत भेज के वहाँ से संपर्क करा सकते हैं कि वहाँ पे कैसे हालात हैं। बिंदुसार ने अपना दूत भेजा और दूत कुछ दिनों बाद वापस आया और बिंदुसार को बताया कि आपके अशोक बेटे ने इतनी अच्छे से क्रांति का दमन किया है कि अब कश्मीर के अंदर कोई बचा ही नहीं है, सबको कटवा दिया था अशोक, एक व्यक्ति एक बच्चा भी नहीं बचा था, सबको कटवा दिया, और कोई तो था नहीं वहाँ पे। कुछ लोग जो बिछड़ी जाते हुए के थे, जो अशोक से डर करके कहे कि भैया मौर्य साम्राज्य ठीक बा, उसी में रहेंगे हम, उनको अशोक ने छोड़ दिया और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? श्रीनगर की। कहाँ पे? तो कश्मीर में। आज कश्मीर की राजधानी भी श्रीनगर है। तो बिंदुसार को लगा कि अशोक तो बड़ा बढ़िया है, सुसीम एकदम खतरा है। हालांकि सुसीम बड़ा था और बिंदुसार का ये कहना था भले ही सुसीम बड़ा भाई है, फिर भी जो अशोक है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो हमारे साम्राज्य को एक नया रूप दे सकता है। तो जब बिंदुसार ये अनाउंस करने वाले थे कि अशोक मेरा उत्तराधिकारी होगा, उसके पहले ही बिंदुसार की मृत्यु प्यारी हो गई और बिंदुसार यंग को प्यारे हो गए, मर गए बिंदुसार। अब अशोक तो था छोटा भाई, तो सुसीम कहे कि अब जिस प्रकार से लॉ है उस प्रकार से तो बड़े भाई को पूरा राज्य संभालने को मिलता है, वो राजा बनता है। तो अशोक बोले ना, ऐसा नहीं होता, क्रांति का दमन किसने किया? अशोक ने किया। सबसे सर्वोच्च राजा कौन बनने के लायक है? अशोक है। तो सुसीम कैसे राजा बनेगा? अब एक खबर आई कि जो बिंदुसार है ये बहुत ज़्यादा खचरा है, इसके पास 99 नाजायज औलाद था। कितना औलाद? 99 नाजायज औलाद। और ये 99 पूरे सामने आ गए कि नहीं, अब कुछ हिस्सा तो हमारी माता से भी बिंदुसार ने विवाह किया था, तो हमारा भी हो गया। एक काम करो, जो हमारा साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो और सब में बांट दो। अशोक को ये मंजूर नहीं था, तो अशोक ने बोला एक काम करो, आप लोग एक खाली मैदान में आओ। डेट वेट फिक्स करके दिया, एक मैदान के अंदर बुलाया और अशोक ने सारे 99 भाइयों जो नाजायज औलाद थे उनकी कटिंग कर दी, मर गए सब लोग, गला कट गया। सुसीम बोले ये क्या कर दिए? 99 को काटिए, ये क्या होगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो सुसीम को भी काट दिया अशोक, यानी कि 99 नाजायज प्लस एक जो खुद का बेटा है, अकेले 100 भाइयों को काट करके अशोक मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठे। अब अशोक बोले हाँ अब अच्छा लग रहा है, अब कोई चक्कर पकड़ करने के लिए नहीं, अब एकदम बढ़िया है। तो अब अशोक अपना साम्राज्य आगे बढ़ाए, कभी शांति से रहते ही नहीं थे। उसी के बीच जो अशोक था, इसको शिकार करना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि आदमी का तो अब शिकार कर नहीं सकता है ना, दिक्कत हो जाएगी, जनता ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो पक्षियों का शिकार करता था। तो जो इनका बिहार का एरिया था, उसके नीचे कहाँ है, मतलब थोड़ा नीचे उड़ीसा है, और उस समय उड़ीसा को क्या कहते थे हम? कलिंग कहते थे। क्या कहते थे? कलिंग कहते थे। तो अशोक यहाँ पे रहते थे, कलिंग गए, क्योंकि यहाँ पे विविध प्रकार के पक्षी, जानवर, बहुत सारे प्रकार के रहते थे, और अशोक को ये उड़ीसा कलिंग का एरिया काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ पे शिकार करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब अशोक गए उड़ीसा कलिंग में गए, तो जब वो शिकार कर रहे थे तो एक वन के अंदर उनको एक बहुत सुंदर लड़की दिखी, वो भी उस समय की मिस वर्ल्ड थी, ठीक, सबसे ब्यूटी गर्ल थी उस समय की, और अशोक उस लड़की के ऊपर मोहित हो गए।
और जाके उस लड़की से कहे कि हम मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक हैं, तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। तो जब उस लड़की को मालूम पड़ा कि ये तो बिहार का है, तो उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया अशोक को, ये कहकर कि जो कलिंग है उसकी जो लॉ है, जो पर्सनल लॉ है, उसके तहत कलिंग की कोई भी लड़की किसी बाहर के राज्य के लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो यही चीज़ कलिंग के जो लोकल किंग थे उसके बाद अशोक लेके गए, और अशोक उसको कहे कि हम मौर्य साम्राज्य के राजा सम्राट अशोक हैं, हमारी बात तो कम से कम मानो, हमारा तो लिहाज रखो। पर फिर वहाँ के लोकल किंग भी कह दिए कि लॉ इज़ वन एंड फॉर एवरीबडी। अशोक का सिर चकरा गया यहाँ पे, उनको अपना गुरु टूटते दिखा कि हम मौर्य साम्राज्य के राजा अपने ही एरिया कलिंग के अंदर आए, और वहाँ पे हमारे जो लोकल किंग है वो कह रहे हैं कि आप किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। अशोक को गुस्सा आया, 2.5 लाख फौज लेके आए, कलिंग को पूरा साफ कर दिए। और साफ इसलिए किए थे कि जो लड़की है वहाँ पे उसकी शादी अगर बाहर होगी तो कोई विद्रोह ना करे, इसलिए सबको काट दिए। और जब अशोक लोगों को काट रहे थे तो जो अंतिम लाश बची थी वो उस लड़की की थी, और जैसे ही वो लड़की आई उसको भी काट दिए। अशोक चिंतित हो गए कि जिसके लिए पूरा चक्रव्यूह रचा, हमारे हाथों ही उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि कलिंग का एक और नियम था कि वहाँ का कोई भी बूढ़ा, लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे नौजवान हो, कुछ भी हो, उसको अगर कलिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई संकट मंडरा रहा है तो उसके प्रति लड़ना है। तो वो लड़की भी मर गई। अशोक अब एकदम डिप्रेशन में आ गए, एकदम पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गए। वो गए अपनी पाटलिपुत्र के अंदर, एकदम शांत बैठे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। पत्नी वत्नी आके मनाती थी, डांट देते थे उन लोग को भी। अशोक का बड़े बेकार दिन चल रहे थे उस समय। अशोक का एक भतीजा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था नागदशक। एक बार हम आपको नाम रिकॉल करके बता देते हैं। मे बी माफ़ कीजिएगा, नागदशक नहीं, निक्रोध नाम था उनका। क्या नाम था? निक्रोध नाम था। किसका नाम था निक्रोध? अशोक के भतीजे का नाम था निक्रोध। और ये निक्रोध ज़्यादा चक्कर पकड़ नहीं करता था, एकदम शांति से रहता था, आराम से अपनी लाइफ जी रहा था। अशोक जाके उससे पूछे कि भतीजे, तू ऐसा क्या करता है कि तेरा जीवन बिल्कुल में उतार चढ़ाव नहीं होता? देखिए, किसी का कोई भी जीवन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, उसके अंदर कर्व्स आते रहते हैं, और इस कर्व्स को ही हम जीवन कहते हैं। पर निक्रोध जो था वो इन सब चीज़ों से परे था। उसका जो जीवन था एकदम स्ट्रेट चल रहा था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं। तो अशोक ने पूछा, ऐसा क्या करते हो तुम? तो निक्रोध ने कहा, हम बौद्ध धर्म मानते हैं। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के अंदर जितने भी लॉ हैं उसको मानिए, गौतम बुद्ध की पूजा करिए, आराम से रहिए, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जो साम्राज्य है, इतना लड़ाई झगड़ा किए कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो ये सब, आराम से रहो एकदम। तो अशोक ने कहा, ये तो बढ़िया बात है। क्या हुआ हमको कलिंग युद्ध करके? छोटे छोटे बच्चों को मार दिए, और हमारा क्या हुआ? एक लड़की के चक्कर में पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिए, कोई बचा ही नहीं वहाँ पे, वो लड़की भी नहीं बची। और गुस्सा आ रहा था अशोक को। तो अशोक ने निक्रोध के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया। और अब ये बौद्ध धर्म को अपना लिए तो उपगुप्त, कौन? उपगुप्त, ये बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के बारे में अन्य शिक्षा ली उपगुप्त द्वारा, और रेफर किसने किया था? निक्रोध ने किया था। ठीक। अब अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का अच्छा जानकार हो गया था, इसकी निक्रोध और उपगुप्त से भी अच्छी जमने लगी थी। तो अशोक के 2 बच्चे थे, एक था महेंद्र वर्मन और एक थी संघमित्र। कौन थी? संघमित्र। ये दोनों इसकी योग्य बच्चे थे, और इन दोनों बच्चों को
अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा। और बहुत तेजी से बौद्ध धर्म को फैलाने लगे। चीन, मंगोलिया, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे देशों तक जो बौद्ध धर्म था वो फैल चुका था। और इस फैलने की वजह से बौद्ध धर्म चर्चित होने लगा और अशोक ने तीसरी बौद्ध समिति कराई। कितनी बौद्ध समिति? तीसरी बौद्ध समिति कराई। कहाँ कराई? उनके राजधानी पाटलिपुत्र में कराई। और इसी के साथ जो हमारा साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, ये खत्म होता है, क्योंकि जो अशोक था इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं आया मौर्य साम्राज्य के अंदर। और जो अंतिम मौर्य शासक था उसका नाम था वृहद्रथ, और इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो मौर्य साम्राज्य था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसी के साथ एक लंबी वीडियो मौर्य साम्राज्य के ऊपर ख़त्म होती है। जय हिंद।